नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्रसिद्ध पात्र राजन और इकबाल की एक कहानी, खिलौने का रहस्य। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि राजन इकबाल अपने एडवेंचरस भरे कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चोरों, डकैतों, अपराधियों का पता लगाते हैं और पुलिस की मदद करते हैं। इस काम में इनको मज़ा आता है। इन दोनों की जोड़ी डायमंड कॉमिक्स में कॉमिक्स के रूप में आया करती थी और आज इनकी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है खिलौने का रहस्य। राजन इकबाल इस हिल स्टेशन पर छुट्टियाँ बिताने आए हुए थे और हमेशा की तरह इकबाल अपना पेट लाना नहीं भूला था। इस हिल स्टेशन पर छुट्टियाँ बड़े मज़े से गुजर रही हैं, पर एक कमी रह गई है। अभी तो कोई मुर्गा नहीं फंसा। यहाँ पर मुफ्त का तरमाल उड़ाए काफ़ी दिन हो गए। और राजन भी अपने मुफ्त सलाह का पिटारा साथ लाना नहीं भूला था। जब देखो तब पेट पूजा पर ही पड़ा रहता है। ज़्यादा लालच बुरी बला है। ध्यान रखना, दूसरों को मुर्गा बनाते बनाते कहीं खुद ही मुर्गा ना बन जाना। राजन इकबाल होटल पहुँचे। इकबाल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और राजन मोटरसाइकिल को स्टैंड की तरफ ले चला। तभी छज्जे से किसी ने इकबाल को पुकारा। इकबाल, इकबाल। इकबाल पुकारने वाले को पहचान नहीं पाया। फरमाइए। तुम शायद मुझे नहीं पहचान रहे हो। आप कौन 30 मार खा हैं कि मेरा आपको पहचानना ज़रूरी है? मैं ज़रूर 30 मार खा नहीं, पर मैं तुम्हें पहचानता ज़रूर हूँ। पहचानते कैसे नहीं? मैं तो 30 मार खा हूँ ही। याद है पिछली बार गर्मियों में जब तुम यहाँ आए थे तो मुझसे मुलाकात हुई थी। मैं धर्मवीर हूँ, धर्मवीर। ओह हाँ, याद आया। कहो कैसे हो? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आज मुझसे कुछ काम है। काम मुझसे? यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। तुमने तो वो काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े 30 मार खा नहीं कर सके। बस मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, काम बताओ। वैसे काम बहुत साधारण है। कुछ दिन पहले कुछ डाक टिकट लेकर मैं एक प्रदर्शनी में लगाने के लिए जा रहा था। मैं देश विदेश के डाक टिकट संग्रह करता हूँ। हुआ ये कि रास्ते में मुझे एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। भाग दौड़ में ब्रीफकेस गिर गया। तभी किसी की आवाज़ से कुत्ता रुक गया। मैंने देखा एक आदमी ने कुत्ते को पुचकार कर थपथपाया और उसे लेकर चल दिया। वह आदमी मेरा ब्रीफकेस लिए हुए था। मैंने उससे जब अपना ब्रीफकेस मांगा तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि ब्रीफकेस उसे रास्ते में मिला है। मेरे बार बार कहने पर उसने कुत्ते को मेरे पीछे छोड़ देने की धमकी दी। बाद में मैं कुछ लोगों के साथ उसके घर गया, फिर भी उसने ब्रीफकेस नहीं दिया। तुमने पुलिस में रपट लिखाई? मैं गया था रपट लिखवाने, पर उन्होंने रपट दर्ज करने से इनकार कर दिया। ओह, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी मदद करो। मेरा ब्रीफकेस और डाक टिकट तुम उस व्यक्ति के यहाँ से ला दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें क्या है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। देखते हैं पुलिस रपट कैसे दर्ज नहीं करती। नहीं, पुलिस में जाने से काम में देर होगी। मुझे डाक टिकट जल्द से जल्द चाहिए। क्या तुमने अपना इतना सा काम भी नहीं हो सकता? ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह कौन सी बड़ी बात है? यदि वह सीधी तरह रास्ते पर नहीं आया तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। नहीं, काम तो आसान ही था, पर अब थोड़ा कठिन हो गया है। क्यों? वह आदमी कल शहर से बाहर चला गया है। पता नहीं कब तक लौटेगा। मुझे ब्रीफकेस कल तक मिल जाना चाहिए। परसों प्रदर्शनी का समापन है। अगर मुझे मेरे डाक टिकट मिल जाते हैं तो मुझे वहाँ पुरस्कार मिलना निश्चित है। देखो, उस व्यक्ति के नहीं रहने से काम जरा मुश्किल है। उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में। देखो, इनकार ना करना। अच्छा, पुरस्कार के पैसे से मैं तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे होटल में पार्टी दूंगा। मैं तो बस नाम कमाना चाहता हूँ। पार्टी? ये तो कुआं खुद प्यासे के पास आ गया। मैं तो सोच रहा था और मोटा मुर्गा हलाल होने के लिए हाजिर हो गया। लगता है आज खुदा मेहरबान है। क्या सोचने लगे इकबाल?
मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। छोड़ो ये बातें, ये बताओ उस आदमी के घर में और कौन रहता है? वह आदमी अकेला रहता है। इस समय घर में ताला लगा है। वह यहाँ से खाली हाथ गया था। मुझे विश्वास है कि ब्रीफकेस उसी के घर में होगा। तब तो काम बहुत आसान है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इस काम में एक शर्त है। शर्त? हाँ, पहली शर्त यह है कि तुम ब्रीफकेस नहीं खोलोगे और दूसरी यह कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि डाक टिकटें अभी उस ब्रीफकेस में ही होगी? हाँ, मुझे विश्वास है। तुम्हें उस आदमी के घर का पता बताता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। धर्मवीर ने पता बताया और चल दिया। राजन मोटरसाइकिल खड़ी करके लौटा। कौन था यह? क्या बातें हो रही थीं? ये धर्मवीर था। तुम्हें याद होगा, यह हमें यहीं पर पिछले साल मिला था। एक काम से आया था। क्यों ना पेट पूजा का बंदोबस्त आज ही कर दिया जाए। इकबाल ने राजन को सारी बात बता दी थी। इसका मतलब तुम यह काम करने के लिए तैयार हो गए? इस तरह से तो यह चोरी होगा। इकबाल ने बहस शुरू कर दी। पर पहले भी कितने बदमाशों को पकड़ने के लिए हमने ऐसे काम किए हैं, तो क्या वे चोरी नहीं थे? पर लालच करना ठीक नहीं है। कहीं लेने के देने पड़ गए तो? पर इकबाल ने जिद पकड़ ली। राजन हार मानकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल दिए हुए पते पर चल दी। कुछ देर बाद वह दोनों दिए गए पते पर पहुंच गए। पते के अनुसार उस आदमी का फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। दोनों दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। यह है उस आदमी का फ्लैट। दरवाजे पर स्प्रिंग लॉक लगा है। स्प्रिंग लॉक दोनों तरह से खोला जा सकता है। तो मास्टर की से ताला खोलकर ब्रीफकेस निकाल लाओ। इकबाल दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। उसने ड्राइंग रूम का निरीक्षण किया। कांच की अलमारी में रखा ब्रीफकेस उसे दिखाई दे गया। वो रहा ब्रीफकेस। धर्मवीर ने ऐसा ही हुलिया बताया था। किसी के आने से पहले काम हो जाए तो अच्छा है। अलमारी खोलने से पहले दस्ताने पहन लेता हूँ। अलमारी से ब्रीफकेस निकालकर इकबाल जैसे ही घुमा के मर गया। उसके हाथ से ब्रीफकेस निकल गया और वह फर्श पर जा गिरा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ओह, यह मुझे नहीं पहचानता है। मैं बहादुर शाह हूँ। यह मेरा घर है। तुमने इस पे घुसने की जुर्रत कैसे की? बहादुर शाह ने झुककर पैकेट उठा लिया। कहाँ फंसा दिया धर्मवीर के बच्चे ने। अब तो यहाँ से किसी तरह फूट लेना चाहिए। पर तुम तो शहर के बाहर गए थे, फिर यहाँ कैसे? बहादुर शाह फोन की तरफ बढ़ा। मैं कहीं नहीं गया था, पर अब तुम जरूर जाओगे जेल। बहादुर शाह के घर चोरी करने आए थे बच्चू। इसे रोकना ही होगा। और इकबाल ने बहादुर शाह पर छलांग लगा दी। बहादुर शाह ने एक तरफ हटकर उसे एक घूंसा और जमा दिया। देखो बच्चू, उस्तादों से उस्तादी नहीं किया करते। अगर एक घूंसा काफ़ी न था तो एक और ले। बहादुर शाह ने रिवॉल्वर निकाला। आवाज़ सुनकर राजन धीरे से अंदर घुसा। बहुत खूब। बंदर की तरह उछाल मारते हो। खबरदार, जो फिर उछले। तुम्हारे जैसे बंदर को नचाने के लिए पुलिस जरूरी है। लालच बुरी बला वाली कहावत सच हो गई। खैर, अब तो किसी तरह यहाँ से जान बचानी है। इससे इस तरह निपटा जाए कि और लोगों को किसी तरह की आवाज़ न सुनाई दे, वरना वो भी आ जाएंगे। राजन ने बहादुर शाह पर छलांग लगा दी। दोनों में रिवॉल्वर के लिए हाथापाई होने लगी। अरे पुलिस हमें क्या नचाएगी, पहले मैं ही तुम्हें थोड़ा नचा लूँ। इकबाल को मौका मिला और उसने एक गुलदस्ता उसके सिर पर दे मारा और उसके साथ ही रिवॉल्वर से गोली चल गई। आए। बहादुर शाह लहराकर गिरा। राजन के हाथ में पैकेट आ चुका था। हे भगवान, यह तो टें बोल गया। भागो, पहले यहाँ से भागो, बाद में देखेंगे कि यह जय बोला कि टें। और दोनों वहाँ से यूँ भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ गया हो। वापस होटल में राजन इकबाल पर गुस्सा निकाल रहा था।
मैं तुम्हें मना कर रहा था, पर नहीं। तरमाल उड़ाएंगे। अब मिलेगा तरमाल जेल में, वह भी मुफ्त में। पता नहीं वह मरा कि जिंदा बचा। भगवान करे कि हमें किसी ने देखा ना हो, वरना या खुदा ये हिल स्टेशन कहीं हेल स्टेशन ना बन जाए। पर मेरी समझ में नहीं आता कि फ्लैट खाली था तो बहादुर शाह वहाँ टपक कैसे पड़ा। धर्मवीर ने बच्चे ने झूठ कहा होगा। लेकिन वह हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? यह तो वही बता सकता है। पता नहीं इस पैकेट में भी डाक टिकट है या कुछ और। राजन ने पैकेट खोला। हैं, ये क्या बला है? अरे यह तो कोई खिलौना लग रहा है। दोनों उलझन में पड़ गए। राजन ने खिलौने पर गौर फरमाया। यह चाबी से काम करने वाला साधारण खिलौना है। मुझे तो लग रहा है कि यह असाधारण खिलौना है। धर्मवीर ने इस खिलौने के लिए हमसे धोखा किया। राजन ने पैकेट में हाथ डाला तो खिलौने की चाबी मिल गई। इस पैकेट में चाबी भी है। हम भी देखते हैं इस खिलौने की विशेषता। और राजन ने खिलौने पर चाबी फिट की। राजन चाबी भरता गया और बहुत करने के बाद अचानक, इकबाल देखो, इसके पंख पर कुछ शब्द उभर रहे हैं। क्या लिखा है? सोना माटी 3 चढ़ो तो मिलेगी घाटी, जिसने समझा कुबेर की फसल है काटी। इसका मतलब? यह संकेत है कि मुझे तो लग रहा है कि यह किसी खजाने का पता है, पर समझ में नहीं आ रहा। धर्मवीर जरूर जानता होगा, तभी तो वह यह खिलौना चाहता था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो कल ही धर्मवीर के आने पर इस चिड़िया के बारे में पता चलेगा। आज की दुर्घटना से मैं थक गया हूँ। अच्छा चलो सो जाते हैं। अगली सुबह होटल का नौकर आया और चाय और पेपर लेकर तो राजन की नींद खुली। गुड मॉर्निंग साहब, चाय और पेपर लाया हूँ। रख दो। राजन चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगा। हैं, यह कैसे हो सकता है? राजन ने इकबाल को जगाया। इकबाल देखो, पेपर में क्या छपा है? क्या छपा होगा? कहीं कोई 10 मरे, कहीं कोई भागा, कोई भगाया गया। मुझे सोने दो। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। अरे कुंभकर्ण, उठो तो सही। बहादुर शाह मर गया। मर जाने दो बहादुर शाह को, मुझे क्या, मैं तो सोने। हैं? और वह स्प्रिंग लगे गुड्डे की तरह उठ बैठा। बहादुर शाह मर गया? किसने बताया तुम्हें? कह तो रहा हूँ कि पेपर में छपा है। और कुछ लिखा है? मैं पढ़कर सुनाता हूँ। और राजन खबर पढ़ने लगा। लिखा है, आज शाम बुद्ध विहार के एक फ्लैट में बहादुर शाह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या में इस्तेमाल हथियार चाकू था। उस पर किसी व्यक्ति के हाथ के निशान नहीं हैं। हत्यारों को सामने के फ्लैट में रहने वाली एक वृद्धा ने देखा। उसने उनका हुलिया पुलिस को बता दिया है। वृद्धा के अनुसार एक गोली चलने की भी आवाज़ आई थी। उसने हत्यारों को, जो 2 थे, एक पिस्तौल लेकर भागते हुए देखा। पुलिस का कहना है कि उसे कुछ मजबूत सूत्र मिले हैं और वह जल्दी ही हत्यारों को पकड़ लेगी। हे भगवान, बहादुर शाह मर गया। हम लोगों के हाथों एक कत्ल हो गया। अब तो बाकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। हाँ, बहादुर शाह जरूर मर गया, पर वह नहीं जिसे हमने मारा था। यहाँ किसी दूसरे का ही फोटो छपा है। देखो तो। इकबाल ने अखबार में छपा चित्र देखा। हाँ, यह तो कोई और है, पर यह कैसे मर गया? वहाँ तो हम लोग। मुझे तो कोई बहुत बड़ा घपला लग रहा है। खबर में मरने वाले को न गुलदस्ते की चोट लगी है, न गोली की। यह कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन उसका क्या हुआ जिससे हम लोगों की मुठभेड़ हुई थी? या तो वह मरा नहीं, या किसी और ने उसकी लाश गायब कर दी। मुझे तो पहली बात जचती है। गुलदस्ते की चोट इतनी गहरी नहीं थी कि वह मर जाता, और गोली लगी होती तो पुलिस को खून के दाग जरूर मिलते। वास्तव में वह मरा ही नहीं। शायद वह चोट से बेहोश हो गया हो और बाद में होश आने पर भाग गया। दोनों दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे। हुआ ये होगा कि जब होश आने पर वह भाग रहा होगा तो उसकी मुठभेड़ इस बहादुर शाह से हो गई होगी और उसे छुरा मारकर भाग गया होगा।
यह तो निश्चित ही है कि यह नकली बहादुर शाह था। जो भी हो, फांसी का फंदा तो हम ही लोगों के गले में पड़ेगा। पुलिस हमें ही हत्यारा समझ रही है। लेकिन हम पुलिस को तो बता सकते हैं कि क्या सबूत है हमारे पास, और यहाँ से निकलते ही पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। खेल ही खेल में हम बुरे फंस गए। पर चुपचाप यहाँ बैठा भी तो नहीं जा सकता। इस होटल में पुलिस आसानी से हमें पकड़ लेगी। हमें कुछ करना होगा। बाहर भेष बदलकर तो निकला जा सकता है, पर असली व्यक्ति को तो पकड़ना ही होगा ना। कुछ सवाल हैं जिनका हल ढूंढना आवश्यक है। धर्मवीर ने झूठ क्यों कहा? इस खिलौने का क्या रहस्य है? बहादुर शाह कौन था? बुढ़िया ने उसे देखा कि नहीं? उसने पैकेट की जगह पिस्तौल क्यों बताई पुलिस को? इस बात से उस पर भी संदेह होता है। उसके बारे में भी पता लगाना होगा। इसके लिए यहाँ से निकलना आवश्यक होगा। मैं भेष बदल कर आता हूँ और कल की घटना के बारे में पूरा पता कर लौटता हूँ। राजन ने अपना हुलिया बदला। ठीक है, धर्मवीर आएगा तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँगा। सावधान रहना, वह बहुत चालाक है। अब मैं चलता हूँ। राजन बिना मोटरसाइकिल के पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। तशरीफ रखिए, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? मैं रोशनी दैनिक का प्रेस का रिपोर्टर हूँ। मुझे कल के बहादुर शाह हत्याकांड के बारे में जानकारी चाहिए। इंस्पेक्टर ने फाइल निकाली। पूछिए। कल जिस फ्लैट में हत्या हुई थी वहाँ दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता भी खुला था बाहर आने का? हत्यारों को देखने वाली वृद्धा का क्या नाम था? उस फ्लैट में दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं आपको बता दूं कि दरवाजा भी लॉक था और उस वृद्धा का नाम स्वर्णा देवी है। दरवाजे के लॉक की चाबी बहादुर शाह की जेब में रहती। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। राजन वहाँ से चला गया तो सोच में डूबा हुआ था। दरवाज़ा बंद रहने का मतलब है कि नकली बहादुर शाह के पास भी चाबी थी। आश्चर्य है कि स्वर्णा देवी ने उसे दरवाज़ा लॉक करते नहीं देखा। पुलिस रिपोर्ट में ब्रीफकेस का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब वह ब्रीफकेस अपने साथ ले गया था। मुझे स्वर्णा देवी से मिलना चाहिए। और वह स्वर्णा देवी के फ्लैट पर जा पहुंचा। आशा है इस भेष में स्वर्णा देवी मुझे नहीं पहचानेगी, नहीं तो बंटादार ही हो जाएगा। जो भी हो, सिर ओखल में डाल ही दिया तो मूसल का डर क्या। और उसने कॉलवेल बजाई। स्वर्णा देवी ने दरवाज़ा खोला। आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? मैं रोशनी दैनिक का प्रेस रिपोर्टर हूँ। मुझे कल की घटना के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शुक्र है यह मुझे पहचान नहीं रही है। स्वर्णा देवी ने पुलिस को दिया बयान दोहरा दिया। आप कह रही हैं कि आपने दरवाज़ा बाद में खोला, तो आपने हत्यारे को देखा कैसे? जब गोली चली तो मैं पीछे बालकनी में खड़ी थी। आवाज़ सुनकर दौड़कर यहाँ आई, पर डर के कारण दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाजे में लगी डोर लेंस से मैंने देखा दो व्यक्ति, एक के हाथ में पिस्तौल थी, सामने वाले फ्लैट से निकले और सीढ़ियों की तरफ भागे। आप लेंस से कब तक देखती रहीं? इस मंजिल के और फ्लैटों में अभी कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद ऊपर और नीचे के फ्लैटों के लोग यहाँ जमा हो गए। जब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, वहाँ से चलने के बाद कई तरह के प्रश्न राजन के दिमाग में कौंध रहे थे। इधर इकबाल होटल में अकेले बैठा हुआ खिलौने की पहेली पर दिमाग दौड़ा रहा था कि तभी धर्मवीर का फ़ोन आया। हेलो। कहो इकबाल, कैसे हो? काम हुआ? हाँ, काम हो गया है। तुम आकर अपना सामान ले जाओ। मैं नहीं आ सकता। ऐसा करो तो ब्रीफकेस लेकर अंधेरी पुल पर आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। काम तुम्हारा है, तुम्हें आना ही होगा धर्मवीर। बेवकूफ़, तुम्हें आना होगा। अगर मेरी बात नहीं माने तो पुलिस को फ़ोन पर बता दूंगा कि हत्यारे कहाँ छुपे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? वैसे भी वह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तुम धोखेबाज, मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुमने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है, चूहे। हा, अब रहने भी दो, बाकी बातें
अंधेरी पुल पर सुन लूंगा। गुड बाय। इकबाल का दिमाग गुस्से से बेकाबू हो रहा था। उसने कुछ सोचा, फिर खिलौने को एक पैकेट में पैक कर होटल से निकल पड़ा। गुस्सा और परेशानी में वह वेश बदलना भूल गया। इकबाल होटल से निकला ही था कि राजन ने उसे देखा। अरे, इकबाल कहाँ जा रहा है? बेवकूफ़ ने वेश भी नहीं बदला है। और धर्मवीर उसका पीछा क्यों कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। राजन ने भी उनका पीछा किया। सौभाग्य से रास्ते में इकबाल को किसी ने नहीं पहचाना। अंधेरी पुल पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ओ, ये तो एकदम वीरान इलाका है। धर्मवीर का बच्चा न जाने कहाँ है। मैं इधर हूँ इकबाल, कोई चालाकी ना करना। मेरे हाथ में पिस्तौल है और तुम्हें मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें चालाकी क्या करनी है? तुम आकर अपना सामान ले लो। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मुर्गा फांस रहे थे ना, कौन मुर्गा बना? अब ज़्यादा कुकड़ू मत करना, वरना पैकेट वही सड़क पर रखकर उधर बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ। तुम उधर से वापस जा सकते हो। इकबाल बेबस था। वह सीढ़ियों से उतर पड़ा। धर्मवीर ने दौड़कर पैकेट उठा लिया। पैकेट में खिलौना देखकर वह संतुष्ट हो गया। सीढ़ियों पर उतरते हुए इकबाल की तरफ उसने पिस्तौल तान दी। हा हा हा, बेवकूफ़ कहीं का। तू क्या समझता है मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? पर तुम तर का माल खाना चाहते थे ना, लो गरम गरम माल खाओ। इकबाल समझ गया कि वह बुरी तरह फंस गया है। उसने घूम कर देखा, सामने साक्षात मौत खड़ी थी। मक्कार कहीं का, इसकी बातों पर विश्वास करना तो। आ राजन का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। इकबाल दौड़कर ऊपर आया। राजन, तुम यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आए, वरना। हाँ, अब यह खेल भी सही ढंग से चलना चाहिए। धर्मवीर, पैकेट इकबाल को देकर हाथ ऊपर उठा लो। किसी तरह की चालाकी की तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। इकबाल पूरे क्रोध में था। दोनों को इस बुरी हालत में पहुंचाने वाला धर्मवीर पहली बार उनके हाथ में आया था। जी में आ रहा है कि तुम्हारा ही नाश्ता कर डालूं, पर अभी तो तुमसे बहुत कुछ पूछना है। धर्मवीर, अब सीधी तरह से सब कुछ बता दो। आखिर यह मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था। यह इस तरह से नहीं बोलेगा। डंडे के भूत बातों से नहीं मानते। इकबाल एक घूंसा मार देता है। मैं मरा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा विश्वास करो। और दोनों ने मिलकर धर्मवीर की खूब धुनाई कर दी। कोई बात नहीं, तुम मर गए तो तुम्हारे भूत से पूछ लेंगे, पर बिना पता लगाए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। धर्मवीर टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया। मेरे दादाजी बहुत पहले एक छोटी सी रियासत के राजा थे। रियासत का नाम था सोनागढ़। नाम के अनुसार वह समुद्र भी थी। हमारी जिंदगी खुशहाल थी, पर सब दिन एक से नहीं रहे। मेरे दादाजी बहुत पहले एक छोटी सी रियासत के राजा थे। रियासत का नाम था सोनागढ़। नाम के अनुसार वह समृद्ध भी थी। हमारी जिंदगी खुशहाल थी, पर सब दिन एक से नहीं रहे। एक दिन जब मैं अपने पिताजी के साथ ननिहाल गया हुआ था। महाराज, राजमहल में विद्रोह हो गया है। विद्रोही सैनिक इधर ही आ रहे हैं। आपके लिए खतरा हो गया है। उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? सेनापति। तब कुछ विश्वासी सैनिकों को लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करो। दादाजी ने फैसला किया। अब इस रियासत में रहना सुरक्षित नहीं है। यहाँ से भाग निकलना चाहिए, पर भागने से पहले खजाने को कहीं छुपा दूं। मामला शांत रहने पर उसकी खबर ली जाएगी। और उन्होंने खजाना कहीं छुपा दिया। अब खजाने का पता इस खिलौने चिड़िया के पंख पर संकेत में लिख देता हूँ। अगर किसी को यह खिलौना मिल भी गया तो जान नहीं पाएगा यह खजाना कहाँ है। वह खिलौना
दादाजी ने विलायत से मंगाया था। उस समय वह बहुत कीमती था। वह एक विशेष प्रकार का खिलौना था जो अब तुम्हारे पास है। साधारण तौर पर चाबी देने से वह उड़ने लगेगा, पर जब जबरदस्ती चाबी देते रहेंगे तो उसके पंख पर लिखे हुए संकेत उभर आएंगे जो कि ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। पर राजन ने जब चाबी ऐंठी तो चिड़िया क्यों नहीं उड़ी? अरे इतने दिन हो गए, खराब हो गई होगी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? सुनो तो, वही तो बता रहा हूँ। कुछ आवश्यक सामान लेकर दादाजी भाग निकलने को हुए। शमशेर, हमें जल्द से जल्द राजकुमार के पास पहुंचना चाहिए। वहां से सहायता लेकर इस विद्रोह को दबाया जाएगा। चलो जल्दी करो। पर उनके अंगरक्षक शमशेर ने भी उन्हें धोखा दिया। हा हा हा, महाराज आप कहीं नहीं जा सकते। क्या बकते हो? तुम्हारी ये हिम्मत? चिल्लाने की जरूरत नहीं, मुझे खजाना चाहिए। उसका पता बता दीजिए, मैं आपको चला जाने दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा। तभी किसी के आने की आहट सुनकर, कोई आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, पर मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। खजाना बाद में ढूंढूंगा। खच। महाराज महाराज, ये आपको क्या हो गया? शमशेर ने धोखा दिया। तुम एक कागज कलम लाओ, मैं राजकुमार के नाम पत्र लिखता हूँ। तुम पत्र उसके पास पहुँचा देना। मेरा बचना मुश्किल है। वह संतरी पत्र लेकर हमारे पास पहुंचा। उस पत्र और संतरी से हम लोगों को सारी घटना और खिलौना चिड़िया के बारे में पता चला। उस पत्र के अनुसार खिलौना चिड़िया शमशेर लेकर भागा था। पिताजी ने उसे बहुत खोजा, पर वह नहीं मिली। दादाजी की रियासत अब दुश्मनों के कब्जे में थी। विवश होकर मैं और पिताजी माँ के साथ ननिहाल में रहने लगे। वह मेरी सौतेली माँ थी। मेरी सगी माँ पहले ही मर चुकी थी। सौतेली की माँ का नाम सुमित्रा देवी था और अब हम ननिहाल पर आश्रित थे। धीरे धीरे ननिहाल में हमारा सम्मान घटता गया। एक दिन किसी बात को लेकर नाना जी ने हमारा बहुत अपमान किया। हम लोगों ने ननिहाल छोड़ने का फैसला किया। माँ ने हम लोगों के साथ चलने से इनकार कर दिया। हम लोगों की रियासत और संपत्ति जो छिन गई थी, फिर हम लोग शहर में आ गए। धीरे धीरे मैं जवान और पिताजी बूढ़े हो गए थे। अपने एक दोस्त रमेश के साथ मैं पिताजी को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी दिखा। शमशेर शमशेर, धर्मवीर देखो, शमशेर वो जा रहा है। आह! पिताजी, क्या हुआ आपको? कौन शमशेर? हे भगवान, पिताजी को फिर दिल का दौरा पड़ा है। वह ब्रीफकेस वाला आदमी जरूर शमशेर होगा। तभी तो उसे देखकर पिताजी शमशेर शमशेर चिल्ला उठे थे। फिर मैंने निर्णय किया और शीघ्र ही, रमेश तुम पिताजी का ख्याल रखो, मैं शमशेर से मिलने जा रहा हूँ। धर्मवीर, तुम पिताजी को इस हालत में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पर लालच ऐसी ही चीज है, खजाने के आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं शमशेर के पीछे भागा। पता लगाना होगा कि यह कहाँ रहता है। वह खिलौना इसी के पास है कि नहीं, पर इसकी स्थिति बता रही है कि अभी खजाने का पता नहीं चला है। यह तो इस प्रदर्शनी में जा रहा है, मैं भी अंदर चलता हूँ। अब इस धोखेबाज को फिर गायब होने नहीं देना चाह सकता, और लाखों करोड़ों का मामला भी तो है। वह प्रदर्शनी पुराने और आकर्षक वस्तुओं के लिए थी। विशेष और महत्वपूर्ण आइटम पर आकर्षक इनाम भी मिलने वाला था। मैंने देखा शमशेर भी कोई चीज़ प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए लेकर आया था, और वह जो भी चीज़ लेकर आया था उसे देख मैं आश्चर्य और खुशी से उछल पड़ा। अरे, यह तो ठीक उसी प्रकार का खिलौना है जिसका पिताजी बार बार जिक्र करते हैं। पता लगाना चाहिए कि वास्तव में शमशेर ही है ना। इससे खिलौना हथियाने का कोई उपाय भी करना चाहिए। आपका नाम शमशेर है ना? नहीं, मेरा नाम बहादुर शाह है। शमशेर मेरे पिता का नाम है। इतना पुराना खिलौना अभी तक तुम्हारे पास है?
पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने इस खिलौने को हमेशा अपने पास रखने के लिए कहा था। यह ऐसे ही घर में पड़ा था। यह प्रदर्शनी लगी तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैं सोच रहा था कि इस पुराने खिलौने पर भी मुझे इस प्रदर्शनी में कोई अच्छा पुरस्कार मिलेगा, पर मैं आपको इस खिलौने की मुंहमांगी कीमत दे सकता हूँ, उचित मूल्य से कई गुना अधिक। बस आपको हाँ कहने की जरूरत है। वह कुछ सोचने लगा। यह आदमी इस साधारण से पुराने खिलौने के लिए मुंहमांगी रकम दे रहा है। जरूर कोई रहस्य है इस खिलौने में। फिर पिताजी भी खिलौना हमेशा अपने पास रखने के लिए कह गए थे, और यह पिताजी का नाम कैसे जानता है? यह जरूर खिलौने की ताक में है। उसे संदेह हो गया था। आप कितने भी पैसे दें, मुझे नहीं बेचना यह खिलौना, समझे? ओह, तब तो कुछ उपाय करना चाहिए। किसी तरह एक बार खिलौना मिल जाए बस। तभी मेरी नज़र इकबाल पर पड़ी। इकबाल पेट पूजा के लिए तुमसे बातें कर रहा था, जो मैंने सुन लिया। अरे इकबाल, यहाँ पर इसकी सहायता से काम बन सकता है। कोई उपाय सोचना होगा। ये पेट पूजा की सोच रहा है, क्यों ना इसे लालच में फंसाया जाए। और मैंने एक प्लान बनाकर अपना उल्लू साधने की कोशिश की। मैं स्वयं खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, पर तुम लोगों ने बहादुर शाह की हत्या कर दी और मेरा प्लान गड़बड़ा गया। राजन इकबाल को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, एक बार फिर चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, झगड़ा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें खजाने तक ले जाता हूँ, क्यों ना हम आधा आधा बांट लें। राजन ने कुछ सोचा, फिर ठीक है, वादा करो कि फिर कोई चालाकी नहीं करोगे। मैं तुम्हें खिलौने पर लिखी इबारत पढ़कर सुनाता हूँ। मैं वादा करता हूँ, वैसे भी अकेला मैं तुम दोनों से नहीं टकरा सकता। राजन ने धर्मवीर को खिलौने पर लिखी पंक्तियाँ सुनाईं। क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? हाँ, मैं समझ गया। सोना का अर्थ है सोनागढ़। तभी अचानक धाएं धाएं किट। ओह! इकबाल भागो, किसी ने धर्मवीर को गोली मार दी। राजन इकबाल खतरा समझकर छुपने के लिए भागे। धप 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 धप, किसी के भागने की आवाज़ आ रही है, उसे पकड़ना चाहिए। राजन इकबाल को दूर भागता एक काला आदमी दिखाई दिया। वो भाग रहा है, दौड़कर पकड़ा नहीं जा सकता। पिस्तौल से रोकने की कोशिश करता हूँ। ओह, वह पिस्तौल की पहुँच से दूर जा चुका है। चलो उसका पीछा किया जाए। दोनों उसके पीछे दौड़े। अरे, वह तो मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। अब क्या किया जाए? इधर से एक कार आ रही है, उसकी सहायता ली जाए। दोनों ने कार रोकने के लिए हाथ दिया। क्या बात है? स्वर्णा देवी, यहाँ पर इस समय दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। देखिए, आगे मोटरसाइकिल पर एक बदमाश भाग रहा है, हमें उसका पीछा करना है। स्वर्णा देवी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। राजन इकबाल के बैठते ही कार चल दी। रिपोर्टर साहब, कोई नई खबर की तलाश में हो क्या? आपके पास साथ ये कौन हैं? यह राहुल है, प्राइवेट डिटेक्टिव। एक केस के सिलसिले में हम यहाँ आए थे कि उस बदमाश से उलझ पड़े। किस केस पर काम कर रहे हैं राहुल साहब? इन्हें धर्मवीर नाम के एक व्यक्ति ने अनुबंधित किया है। काम अभी नहीं बता सकते, वह अभी टॉप सीक्रेट है। स्वर्णा देवी अचानक चौंक पड़ी। राजन ने उसके चेहरे पर आए आश्चर्य और भय के भाव पढ़ लिए। मोटरसाइकिल का पीछा करते करते कार शहर से दूर चली गई थी। स्वर्णा देवी धर्मवीर के नाम से चौंकी क्यों? क्या ये धर्मवीर को जानती हैं? दाल में जरूर कुछ काला है। अरे, कार क्यों रुक गई? पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वह बदमाश हमारे हाथों से निकल जाएगा। राजन स्वर्णा देवी से पीछा छुड़ाना चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ से किसी तरह चले जाएंगे। मुझे दूसरी जगह जाना है, नहीं तो तेल का इंतज़ाम होने पर आप लोगों को आपके घर तक छोड़ देती। वैसे आप लोग रहते कहाँ हैं? होटल पैराडाइज में, उसे तो आप जानती ही होंगी। राजन इकबाल नज़दीक के बस स्टैंड की तरफ चल दिए। अंधेरा हो चुका था। इकबाल के जाने पहचानने का खतरा नहीं था। धर्मवीर की बातों से लगता है
कि यह बहादुर शाह कल घर पर ही था। वह नकली बहादुर शाह भी खिलौने का रहस्य जानता है। वह वहाँ उसी के लिए पहुँचा था। वहाँ उसकी बहादुर से मुठभेड़ हो गई होगी और उसने बहादुर शाह को चाकू मार दिया। तभी हम वहाँ पहुँच गए। लाश किचन में होने के कारण हम उसे देख न सके। नकली बहादुर शाह वहीं कहीं छुपा होगा। तुम्हें ब्रीफकेस ले जाते देख सामने आ गया। हम लोगों को भागते हुए स्वर्णा देवी ने देख लिया होगा। शहर की तरफ की एक बस में वे दोनों बैठ गए। मेरा अंदाज़ा है कि कार वाली स्वर्णा देवी ही थी ना? हाँ, जब मैंने उससे पूछा कि उसने कहा कि उसने हत्यारों को डोर आई से देखा और तब तक नज़रें नहीं हटाईं जब तक लोग वहाँ जमा ना हो गए। तब तो उसने नकली बहादुर शाह को जरूर देखा होगा, पर उसने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। यह भी आश्चर्यजनक है कि उस बदमाश को किसी ने भागते हुए नहीं देखा। आखिर वह गया कहाँ? ऐसा लगता है कि वह बदमाश और स्वर्णा देवी आपस में परिचित हैं। वह भी इस गोलमाल में शामिल है। नकली बहादुर शाह हमारे भागने के बाद स्वर्णा देवी के फ्लैट में छुप गया। इसी कारण उसे किसी ने नहीं देखा। स्वर्णा देवी ने भी झूठा बयान दिया। जब वे होटल के सामने पहुंचे, राजन देखो, पुलिस, लगता है उन्हें हमारा पता चल गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। हमें जितनी जल्दी हो सके असली अपराधी को पकड़ना होगा, वरना हमारी खैर नहीं। राजन ने पूरे मामले पर शीघ्रता से गौर किया और निर्णय लिया। इकबाल, हम लोग जल्दबाजी में धर्मवीर को भूल गए। तुम अंधेरी पुल जाकर देखो कि वह मर गया था या जिंदा बचा है। यदि मर गया हो तो उसकी तलाशी लेना, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैं चलकर स्वर्णा देवी की निगरानी करता हूँ। और दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक गए। इकबाल अंधेरी पुल की तरफ बढ़ रहा था कि अरे धर्मवीर, ओ तो ये बच गया, पर ये जा कहाँ रहा है? इसका पीछा करना चाहिए। टैक्सी। धर्मवीर के टैक्सी में सवार होते ही इकबाल भी टैक्सी में सवार हो गया। सोनागढ़ चलो। आगे वाली टैक्सी के पीछे पीछे चलो। ध्यान रखना कि उन्हें पता ना चले कि उनका कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों टैक्सियां सोनागढ़ की तरफ बढ़ रही थीं। उधर राजन, इस खिड़की से देखना चाहिए कि स्वर्णा देवी अपने कमरे में है कि नहीं। अंदर स्वर्णा देवी, कमबख्त अभी तक नहीं आया। कहीं धोखा तो नहीं दे गया? मुझे तो देर नहीं करनी चाहिए। ये तो कहीं जाने की तैयारी में है। स्वर्णा देवी उतरकर जब नीचे आती उससे पहले ही, अब मैं साये की तरह इसके पीछे लगा रहूँगा। और उधर एक काला आदमी बहुत खुशी खुशी सोनागढ़ में प्रवेश कर रहा था। हा, सुमित्रा बहुत चालाक बन रही थी। बिना कुछ खतरा उठाए ही खजाने में हिस्सा चाहती थी। कितनी खूबसूरती से मैंने उसे धोखा दिया। अब वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी और यहाँ अब वह पहुँच भी जाएगी तो मैं उससे निपट लूँगा। और आधे घंटे बाद स्वर्णा देवी, चलकर पहले पिताजी से मिल लूँ। अजीत के बारे में उन्हें पता होगा। वह यहाँ का आया कि नहीं आया होगा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और सोनागढ़ के एक घर के सामने स्वर्णा देवी ने एक बूढ़े से पूछा, क्या अजीत यहाँ आया था? हाँ। कार की डिक्की में बैठा राजन सब कुछ सुन रहा था। जब वह लौटकर मेरे फ्लैट पर नहीं आया पिताजी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसने मुझे धोखा दिया है। वह इस समय कहाँ है? वह माटीगढ़ गया है। तो मैं सोनागढ़ में हूँ। अब सारे भेद खुल रहे हैं। तो मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। आप मेरा यहीं पर इंतज़ार कीजिए। उस मूर्ख अजीत से निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है बेटी। बेटी? ओ, समझ गया मैं। स्वर्णा देवी की कार कुछ दिन बाद एक पुराने जर्जर महलनुमा मकान के पास रुकी। अजीत की मोटरसाइकिल, तो वह यहाँ पर पहुँच गया है। मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। लगता है यही माटीगढ़ है। और माटीगढ़ के अंदर वह काला आदमी। वाह, कितना अच्छा संकेत लिखा था खिलौने पर। जितना आसान उतना ही कठिन। सोना अर्थात सोनागढ़, माटी अर्थात माटीगढ़। अब 3 सीढ़ी चढ़ो। तो ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ।
3 सीढ़ी चढ़ने के बाद अब इन सीढ़ियों का कुछ रहस्य होगा। कोई रहस्य, कोई गुप्त रास्ता। अरे यहाँ एक बटन है, इसे दबाता हूँ। और वह धड़ाम धप। हाय मरा। भगवान को छप्पर फाड़कर देते तो सुना था, पर गड्ढे में गिराकर धन देने का नया रास्ता भगवान ने कब से अपनाया। लाइटर जलाऊं, कुछ तो नज़र आएगा। और लाइटर की रोशनी में अरे यह संदूक, इसे खोलकर देखना चाहिए। फिर संदूक खोलने पर वाह, खजाना। अब यह मेरा है। कुबेर की सारी फसल मैं ही काटूंगा। इसे बाहर निकालना होगा। उसने संदूक को खिसकाना चाहा। अरे यह तो हिल भी नहीं रहा, फिर ये निकलेगा कैसे? अकेले मैं इसे कैसे निकालूंगा? यहाँ कोई उपाय जरूर होगा। ढूंढने पर उसे तहखाने में एक मजबूत रस्सी मिली। मैं एक छोर संदूक में बांध देता हूँ, दूसरा छोर लेकर तहखाने से बाहर निकलना चाहिए। तहखाने से वह बाहर निकल ला। दूसरा छोर मोटरसाइकिल के पीछे बांध देता हूँ, ऐसे तो संदूक मुझसे बाहर निकलने का नहीं। और वह मोटरसाइकिल से संदूक खींचने लगा। सर सर। संदूक धीरे धीरे सीढ़ी तक खिंचा चला आया। काले आदमी ने मोटरसाइकिल को एक पेड़ के चारों तरफ घुमाया। रस्सी को पेड़ से लपेटकर बांध दूं, वरना संदूक नीचे सरक जाएगा। और वह दौड़कर सीढ़ियों पर पहुंचा। ये ऊपर तो आ गया, पर यहाँ से ले जाने का क्या उपाय करूं? वाह, बहुत खूब। उसने घूमकर देखा। चलो, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान हो गया। तुम्हें तो ज़रूर कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे लगता है पिस्तौल की गोली तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। अपने हाथ ऊपर उठा लो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खबर करने ही वाला था कि तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। अंधेरी पुल के पास धर्मवीर से खिलौने का रहस्य जान लेने के बाद तुम अकेले ही यहाँ चले आए, पर मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलीं। अजीत, तुम धोखा देते ना देते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अजीत घिघियाया। देखो सुमित्रा, देखो। अजीत, सुमित्रा, अब मुझे सामने आना चाहिए। हा हा हा, तुम्हारा मिमियाना अच्छा तो लग रहा है, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। तभी फायर की आवाज़ गूंज उठी। दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। आह! तुम दोनों का खेल खत्म हुआ। तुम? हाँ, मैं। अब कोई चालाकी मत करना, वरना गोली हाथ की जगह खोपड़ी में लगेगी। चलो सीढ़ियों से नीचे उतरो। तभी राजन की घड़ी में लगा ट्रांसमीटर संकेत करने लगा। इकबाल, क्या खबर है? मैं राजन बोल रहा हूँ। मैं धर्मवीर का पीछा करते हुए सोनागढ़ पहुँच गया हूँ। मैं भी यही हूँ। तुम धर्मवीर के पीछे लगे रहो, वह भी यहीं आएगा। तो धर्मवीर बच गया। बात खत्म हुई थी कि राजन, तुम अपना पिस्तौल गिरा दो। इन कमबख्तों के साथ तुम भी खड़े हो जाओ। ये खजाना मेरा है। राजन बेबस था। ये तो बहुत जल्द यहाँ पहुँच गया। कोई बात नहीं, इसके पीछे पीछे इकबाल भी पहुँचा होगा। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम लोग पुलिस को खबर कर दोगे और खजाना सरकारी संपत्ति हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ मिल गए। लेकिन इकबाल कहाँ है? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर हुआ। धर्मवीर, मैं यहाँ हूँ। अपने हाथ का खिलौना राजन को दे दो। तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। राजन, धर्मवीर के हाथ से पिस्तौल ले लो। इससे ज़रा हिसाब बराबर कर लूँ। बहुत परेशान किया है इसने हम दोनों को। राजन धर्मवीर का पिस्तौल लेने के लिए बढ़ा। यही मौका है। अजीत ने बिजली सी फुर्ती दिखाई। हा हा हा, इकबाल, तुम तो अभी बच्चे हो। पिस्तौल विस्तौल तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वैसे भी मेरा नाम अजीत है, जो जीता ना गया हो। फिर तुम कैसे जीत पाओगे? अजीत सीढ़ियों से उतर रहा था कि तभी इकबाल, तुम भी इधर आकर इनके साथ खड़े हो जाओ। सुमित्रा देवी ने कार लाकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है। उसका पैर उसी की रस्सी में उलझ गया। आह! इतना मौका राजन इकबाल के लिए काफ़ी था।
उन्होंने लात घूंसों से उनकी पिटाई आरंभ कर दी। डिशुम डिशुम आ डिशुम डिशुम डिशुम। फिर उन्होंने उसकी अच्छी खबर ली। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तुम अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल करोगे या और मरम्मत करूं? नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तभी वहां पुलिस आ गई। खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की तो सबको गिरफ्तार कर लो। और पुलिस स्टेशन में अजीत ने सब कुछ बता दिया। और इकबाल के बहादुर शाह के रूम में घुसने से पहले मैं बहादुर शाह की हत्या कर चुका था। मैं खिलौना लेकर चुपचाप खिसक जाता, पर इनके भागने के बाद मैं भी चुपचाप सुमित्रा के फ्लैट में जा छुपा। अंधेरी पुल पर मैंने ही धर्मवीर को गोली मारी थी। और अब राजन इकबाल मुक्त थे। जान बची तो लाखों पाए। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।